हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स लेक्चर नंबर 3। तो सबसे पहले तो मैंने पिछले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन आपको बताया था, लेकिन मैंने आपको बोला था फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और जब मैग्नीट्यूड सेम होते हैं तब रिजल्टेंट अपने पास आता है 2a cos थीटा बाय 2। हमें ये चीज मैंने आपको पिछली बार प्रूव कर दी थी। इसी के ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो आपको बताऊंगा। एक 0 डिग्री पे, ठीक है, एक 60 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे, एक 120 डिग्री और 180 डिग्री। ओके, चलो स्टार्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर सबसे पहले मेरे साथ देखो, एक चीज करूंगा, उसका मतलब बताना। इसको मैं ए वेक्टर कह रहा हूं, ठीक है, ए वेक्टर कह रहा हूं। और इसको भी मैं ए वेक्टर कह रहा हूं, ठीक है। क्या ये मैंने सही लिखा? दोनों को ए वेक्टर में रख सकता हूं? नहीं लिख सकता। क्यों? इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, ये बता रहा हूं, ठीक है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इसका नाम मैंने ए वेक्टर का, इसका नाम भी ए वेक्टर का। तो आप कहोगे नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अगर अलग हो जाती है तो वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो जाती है, वेक्टर बदल जाता है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां अगर मैंने माइनस लगा दिया ना, तो अब ये मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब ये सही आपने बनाया, ठीक है। ये चीज मैंने कल ही प्रूव कर दी थी कि वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, कैसे वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो है अपने पास प्लस माइनस डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। तो अगर प्लस ए वेक्टर जो है वो ऐसे है, तो माइनस ए वेक्टर कैसे होगा? इसकी उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। जिस डायरेक्शन में प्लस होगा उसकी उल्टी डायरेक्शन में माइनस होगा, हमें ये चीज पता है, ठीक है। तो माइनस ए वेक्टर ये होगा, ठीक है, सेम, ठीक है, इतनी चीज समझ में? अच्छा, ठीक है। अब अगर यही, अब मैं यहाँ पे वेक्टर बनाने वाला हूं, ये बी वेक्टर, ठीक है, ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर ही है, इसको फिक्स है। और अब मैं बना रहा हूं ये, इसको भी मैं कह रहा हूं बी वेक्टर। तो मेरे को एक चीज बताओगी कि ये दोनों क्या कहते हैं, दोनों बी वेक्टर नहीं हो सकते? गलत है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, चलो मैं मान लिया मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। और वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होना जरूरी है, तभी जो है हम क्या कहते हैं उसको जो है सेम मान सकते हैं दोनों वेक्टर्स को, जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चीज सेम हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन यही अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो अब क्या कहोगे आप कहोगे हाँ आप सही है, ठीक है जी, सही है एकदम बिल्कुल, ठीक है। अब मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखना। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, इसको अपने दिमाग से निकाल दो। होता यहाँ पे भी एडिशन ही है। कैसे एडिशन होता है वो चीज देखेंगे बस यहाँ पर, देखना। उससे पहले यहाँ पे एक चीज नोट कर लो, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा ये होता है माइनस कॉस थीटा। ये चीज नोट कर लो, और ये मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैंने बोला था बेसिक्स जरूर करना, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसका जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है कुछ आर वेक्टर, ठीक है, ये आ रहा है इसका आंसर मेरे पास। तो आपने कहा चलो ठीक है, ये आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है कुछ, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे जो है नेगेटिव जैसी कोई चीज ही नहीं होती, मतलब सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते वेक्टर्स को, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते उसकी एक वजह देख लो भाई। अगर एक फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, एक फोर्स इधर लगा रहे हो, यहाँ पे F1 लगा रहे हो, F2 लगा रहे हो, तो इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसे ही बनेगा जब प्लस करोगे, ठीक है। जब प्लस करोगे तब इसका रिजल्टेंट कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा। लेकिन आप कहो कि F1 माइनस F2 अगर हम करना चाहें, F1 माइनस F2 अगर हम करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह सुनो। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ये वाई एक्सिस के अंदर जो है हमें करवा रहा है, वाई एक्सिस के अंदर, यानी ऊपर लेके जाएगा। ये जो भी चीज मैं लूंगा, जैसे कि चलो सिगरेट का ये लेते हैं, ये लो, ये इस चीज को ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। और ये क्या करेगा? आगे लेके जाएगा। तो एक चीज देखो जरा, ये आगे लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। तो अगर मैं चाहूं भी तो F1 माइनस F2 लिख ही नहीं सकता, वो तो चीज ही गलत हो गई ना। F1 माइनस F2 तो मैं लिख ही नहीं सकता किसी भी हालत में। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि अब ये जो है इसको या तो क्या कहते हैं, या तो ये ऐसे जाएगा प्लस करने पे, जब हम F1 प्लस F2 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम F1 माइनस F2 लिख दें तो वो हम कर ही नहीं सकते। उसकी वजह ये कि ये y एक्सिस में है, ये y एक्सिस में है, ये y वाला है, ठीक है। y में ऊपर लेके जा रहे हैं, मतलब, ठीक है। ये x एक्सिस में, ये आगे की तरफ लेके जा रहा है उस चीज को। तो एक तरीके पता हम क्या कह रहे हैं, हम y एक्सिस के मोशन में से x एक्सिस के मोशन को माइनस करने की बात कर रहे हैं। क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर सकते, सीधी सीधी बात है। अगर ये चीज ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे मूव कर रही है, समझ लो ऐसे, ठीक है, एक सेकंड को ऐसे मूव कर रही है, तो ये रिजल्टेंट के ऊपर देखो, जैसे मैं चला रहा हूँ ऐसे चल रही है। जब हम इन दोनों को सम कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है, आगे भी एक फोर्स लग रहा है, तो इसका सम क्या? इसका कुछ रिजल्टेंट बन रहा है ऐसे, ठीक है। हमने समझ लिया ऐसे रिजल्टेंट बनता है, हमने समझ लिया था पिछली क्लास में, समझ लिया था, उससे पिछली में समझ लिया था। अच्छा, लेकिन यही अगर हम बात करें F1 माइनस F2 की, तो ये हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये y एक्सिस में या x एक्सिस में,
ये दोनों अगर सेम एक्सेस में होंगे तो हम इनको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, दोनों सेम एक्सेस में होंगे तो हम माइनस कर सकते हैं। एग्जांपल इसका देखो भाई, एक ये मास पड़ा है m, इसके ऊपर एक फोर्स आ गया F1, एक फोर्स पीछे है F2, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं जो भी ज्यादा है ना, जैसा मतलब F1 इज मोर देन F2 मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब फिर यहाँ पे जो है नेट फोर्स, इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, इस साइड ये मूव करेगा, ठीक है, नेट फोर्स ऐसा लग रहा होगा, और वो पता है कितना होगा, F1 माइनस F2 ऐसे होगा, ठीक है। और ये चीज भी हम जो है वेक्टर एडिशन से ही पॉसिबल कर पाते हैं इस चीज को। ये जो F1 माइनस F2 आया ना, ये भी वेक्टर एडिशन के थ्रू ही आया है। अभी आगे देखना कैसे, देखते रहना अभी। चलो इस चीज को हटा रहा हूं, ठीक है। वेक्टर एडिशन से कैसे है वो चीज अभी दिखाता हूं आपको, रुक जाओ। उससे पहले यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी नोटिस करनी है आपने, वो क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। या चलो पहले फिर प्रूफ करते हैं, चलो कोई नहीं, समझ में आ जाएगा ना एक बारी में। ये लो, इस पे एक फोर्स आगे लग रहा है F1, एक फोर्स पीछे लग रहा है F2, और मैं कह रहा हूं F1 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना होगा पहले तो ये देख लो, 180 डिग्री का एंगल होगा, क्योंकि इधर है, इधर ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री का एंगल होगा। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला देखो भाई साहब, यहाँ आएगा F1 का स्क्वायर प्लस में F2 का स्क्वायर प्लस में 2F1 F2 cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। सही लिखा जी, हाँ बिल्कुल सही लिखा। अब एक चीज देखना, आपको एक ग्राफ तो याद होगा ही, क्रॉस वाला। कॉस का ग्राफ क्या होता है, इस जगह पे एक मिनट को मैं एक चीज और बनाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखो, कॉस का ग्राफ 0 डिग्री पे, यहाँ पे 0 डिग्री ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अपने पास 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैं π/2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 90 डिग्री लिया मैंने। तो क्या होगा, सबसे पहले 1 होता है, फिर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 आता है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरी चीज, फिर ये जाता है नीचे ऐसे, इस पॉइंट पे जो है ये फिर से -1 बनता है, ठीक है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री का गैप आ रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का गैप आ रहा है, तो ये अपने पास क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ बताया हुआ, वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ, बता दिया कोई चीज, ठीक है। तो ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या वैल्यू आ रही है, 180 डिग्री पे अपने पास क्या वैल्यू आ रही है। ये मैं गैप्स को यहाँ पे लिख नहीं रहा, चलो हटा देता हूँ, कंफ्यूज हो गए। 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर यहाँ पे जो है ऐसे आप 90 का गैप बढ़ाते रहो, ठीक है। अच्छा 90 डिग्री 180 डिग्री, 180 डिग्री पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो यहाँ पे cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, सिंपल सी बात। चलो ये मैंने ग्राफ बना के यहाँ पे दिखा दिया वैसे तो, लेकिन ये आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री में बता चुका हूँ, ओके। चलो मिटा लो इसको, cos 180 वाली जगह पे -1 लिख लो, ठीक है, -1 लिख लिया आपने। अच्छा आपने कहा चलो ठीक है, अब यहाँ माइनस, यहाँ से एक काम करो, -1 हटाई दो, ठीक है। यहाँ पे सीधा माइनस लगा लो, ठीक है। 1 से इंटू होगा तो 2F1 F2 रह जाएगा, और माइनस से इंटू करोगे तो माइनस आ जाएगा। ये एक जो चीज यहाँ पे दिख रही है ना, ये मैंने आपको कल बताई थी, प्रॉपर्टी a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पता क्या लिख सकते हो, F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, इसको अंडर रूट में रख लो, r इज इक्वल टू दिस आया। अब अंडर रूट से आप इस स्क्वायर को काट दोगे तो r इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, F1 माइनस F2। क्या ये चीज प्रूव हो रही है यहाँ पे, हाँ जी हो गई, लो हो गई प्रूफ, डन, बस सिंपल सी चीज थी। लो इससे आप ये चीज समझ गए होंगे कि हमेशा एडिशन होता है वेक्टर्स का, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है वेक्टर्स का। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन से हमारा सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि हम किसी एक वेक्टर की, जैसे यहाँ पे -b वेक्टर है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a वेक्टर प्लस माइनस ऑफ b वेक्टर, ठीक है। इसका क्या मतलब वो पता है, अगर a वेक्टर ऐसा बना हुआ है, ये a वेक्टर है, ठीक है, b वेक्टर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो -b वेक्टर का मतलब होता है ये वाला, ठीक है, ये -b वेक्टर, ओके, ये चीज समझ में आई। तो अब हम r वेक्टर इसके लिए कह रहे हैं, यहाँ पे जो रिजल्टेंट बनेगा ये r वेक्टर, ठीक है। या फिर यहाँ लिख देता हूँ r वेक्टर ऑफ माइनस वाला ऐसे, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ r वेक्टर ऑफ प्लस वाला, लो ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी चीज। ये -b वेक्टर के लिए मैं यहाँ पे माइनस यूज कर रहा हूँ, +b वेक्टर के प्लस यूज कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा बना। अगर इन दोनों को हम देखते हैं, इस चीज को हटाओ, इन दोनों को देखें तो इसका रिजल्टेंट ऐसा आएगा। अगर हम इन दोनों को देखते हैं, इसको और इसको देखते हैं, a वेक्टर और -b वेक्टर को देखते हैं, ये लो इधर आ रहा हूं ऐसे, ठीक है, इधर वाली चीज भूल जाओ, ऐसे ऐसे देखेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा, इसलिए मैंने उसके लिए माइनस का यूज कर लिया थोड़ा, ठीक है, ओके। चलो 1 मिनट जरा पॉज कर रहे हैं, मैं पानी पीने चला गया था जरा, क्योंकि ना गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो पसीना आ रहा था। चलो अब देखो, ठीक है, ये चीज तो मैंने कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको 2 केस बताने लगा हूँ, वो देख लो, इसको भी चाहे तो इसको हटाओ ना, स्पेसिफिक। अब एक चीज देखो, 2 केस यहाँ पे बताऊंगा, एक क्या होगा, 2 केस क्या बन रहे हैं वो देख लो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के अंदर। एक केस क्या होगा कि ये अपने पास जो है गिवन चीजें होंगी कुछ, ये a वेक्टर होगा,
ये बी वेक्टर होगा और ये थीटा बताया गया होगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में? हाँ ठीक है, समझ में। ठीक है, हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला होगा, एक सेकंड, फाइंड ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, ये कहा गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता है हमें क्या करना पड़ेगा, यही वाला तरीका लगाना पड़ेगा। इसको यहाँ से ऐसे हटाएंगे, यहाँ माइनस पे ऐसा लगा लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लेंगे अपने आप से। ठीक है, अब माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर दिया तो बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट में होगा, हमें ये चीज पता है। अगर बी वेक्टर के जस्ट ऑपोजिट में, तो इसका मतलब ये पूरी एक सिंगल लाइन बन रही है, ये पूरी एक सिंगल लाइन बन रही है। देख रहे हो ये वाली, ये पूरी सिंगल लाइन बन रही है। एक लाइन के ऊपर कितना एंगल आता है, याद होगा लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, तो अगर 180 डिग्री से थीटा हटा दिया जाए तो क्या ये वाला एंगल निकल आएगा, ये वाला आप कहोगे हाँ निकल आएगा, लिख लो भाई 180 माइनस थीटा। ठीक है, इतना लिख लिया। अब हमें क्या काम है, देखो हमें क्या किसका सम करना है वो चीज देखो। ए वेक्टर प्लस में माइनस बी वेक्टर का हमें जो है सम करना है। इसका मतलब हमें इस चीज को हटा दो यहाँ से। ठीक है, इस चीज को हटा दो। तो एक केस हमारे पास पता है क्या बन रहा है, व्हेन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड, एक मिनट एक और चीज, प्लस ए वेक्टर एंड प्लस बी वेक्टर इज गिवन। ओके, एक हमारा ये केस बना। ठीक है, यहाँ पे हमें थीटा दे रखा था जो कि प्लस ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर के बीच में था। हमें लेकिन चाहिए क्या था, माइनस बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए था, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी फाइंड हमें सेम चीज करनी है, यहाँ पे भी फाइंड सेम चीज करनी है। देख लो, लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमें जो गिवन है, यहाँ पे एंगल बिटवीन प्लस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज गिवन, ऐसा लिखा गया। इसका क्या मतलब, इसका मतलब क्या हुआ वो चीज देख लो। इसका मतलब यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये जो 180 माइनस थीटा ना, यहाँ पे 180 माइनस थीटा नहीं, यहाँ पे आपको पहले से एक एंगल दिया हुआ जिसको मैं अल्फा ले रहा हूँ से। ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये अपने पास एक माइनस बी वेक्टर मैंने बना लिया और इनके बीच का एंगल जो है वो अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालने का तरीका अलग हुआ, यहाँ पे अलग हुआ। क्यों अलग होगा वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे हम 180 माइनस थीटा का यूज करेंगे। देखो कॉस थीटा हमसे मांगा जाता है, रिजल्टेंट के लास्ट में बिल्कुल लिखा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा देख रहे हो ना, ये वाला एंगल देख रहे हो ना, ये वाला, इसके अंदर जो है एक बार हम 180 माइनस थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, 180 माइनस थीटा पुट करेंगे। एक बार हम क्या पुट करेंगे, अल्फा पुट करेंगे, अल्फा। ठीक है ना, तो दोनों के लिए आंसर भी तो अलग आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, आंसर कैसे अलग आएगा, 180 माइनस थीटा जब लोगे, अभी जस्ट 2 मिनट नहीं 3-4 मिनट हो गए, उससे पहले मैंने आपको बताया था कॉस 180 माइनस थीटा की वैल्यू अपने पास माइनस कॉस थीटा आती है। तो जब ये लोगे ना तो आपके पास आएगा माइनस कॉस थीटा, ये आएगा। लेकिन जब ये लोगे तो आपके पास आएगा प्लस का कॉस अल्फा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, प्लस का कॉस अल्फा, या फिर प्लस लिखने की भी जरूरत नहीं इसलिए लो। ठीक है, ये चीज समझ में जो अभी समझाना चाह रहा हूँ, यही मैं आपको कल जो है लास्ट में भी समझाना चाह रहा था, मैंने एक और बार इसलिए एक्सप्लेन किया यहाँ पे और थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, देखते रहो। दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो यहां लिख रहा हूं, एक बार जो एंगल लिया गया है, एंगल 180 माइनस थीटा लिया गया है यहाँ पे इस जगह पे। पहले चलो इसी का करते हैं, अल्फा वाला बाद में करते हैं। ठीक है, अल्फा वाला वैसे भी आसान है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें सीधा अल्फा पुट करो छुट्टी। चलो अब याद देखो, r इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab cos 180 माइनस थीटा, अंडर रूट लगा लो। अब एक और चीज यहाँ पे आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे मैंने माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है, यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल नहीं किया है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो भाई रिजल्टेंट के अंदर हमेशा हम ए का मैग्नीट्यूड लेते हैं, बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं और ए का और बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं, मतलब मैग्नीट्यूड की बातें चलती है इस वाले फॉर्मूले में। ठीक है ना, इस फॉर्मूले में डायरेक्शन की बातें नहीं चलती है। ठीक है, इसके अंदर से मैग्नीट्यूड की बातें चल रही है। ओके, तो इसे ए का भी मैग्नीट्यूड लिया गया। और आपको मैंने एक चीज बताई थी, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है। और ये जो आप देख रहे हो ना दोनों डंडे, इसको हम मॉड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप जो भी रखोगे वो चीज हमेशा पॉजिटिव, क्या कहते हैं, उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, यानी अगर आप माइनस की वैल्यू भी रखते हो, -1 रखते हो, तो उसको आप 1 + 1 में कन्वर्ट कर दिया आपने एक तरीके मॉड लगाने के बाद। ठीक है, समझ में आया, चलो ठीक है, ओके अच्छा चलो समझ में आ गया। ठीक है, अब cos 180 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं माइनस का cos थीटा। ठीक है ना, माइनस का cos थीटा लिख सकते हैं ना। एक काम करो, माइनस इंटू होगा जब 2ab से, तो माइनस यहाँ इसको माइनस बना देगा, लो माइनस लिख लो यहाँ, और यहाँ से जो है सिर्फ cos थीटा इंटू करना पड़ेगा यहाँ पे, लो
cos थीटा आ जाएगा, बस सिंपल, ये आ गया। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पे देख रहे हो चीज, यहाँ पे क्या आया अपने पास, आंसर आया r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का 2ab cos थीटा। अच्छा, यही अगर एंगल, ये था केस 1, ये रहा केस 2, यही अगर एंगल अपने पास हो जाए अल्फा, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली हमें गिवन है एंगल ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल हमें डायरेक्टली गिवन है, हमें 180 माइनस थीटा करके नहीं निकालना पड़ रहा है। ओके, चलो, तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos अल्फा। लो भाई, यहाँ पे प्लस आ रहा है लेकिन अल्फा आ रहा है, ये भी देख लो, समझ में आ गई बात। इसका मतलब पता क्या हुआ, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब देखना क्या हुआ कि अगर हमें ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल दे दिया जाए, ठीक है ना, इनके बीच का एंगल दे दिया जाए, और वो क्या होगा, थीटा, ठीक है ना। यहाँ पे एक काम करो, प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ले लो, ठीक है, इनके बीच का एंगल दे दिया जाए तो थीटा होगा। और अगर हमें थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का हमें थीटा के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो हम क्या, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। यहाँ लिख रहा हूं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यहाँ पे भी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोनों में छोटा सा एक बहुत फर्क है, वो क्या है, एंगल का फर्क है। यहाँ पे हम थीटा का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे हम अल्फा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिख लो, प्लस ए वेक्टर एंड, एक सेकंड थोड़ा, हाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, बीच में कॉल आ गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। प्लस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये क्या है अपने पास, ये है अल्फा। समझ में आ गई बात, डिफरेंस बहुत छोटा सा है अल्फा और थीटा का, ठीक है। थीटा क्या है, प्लस ए प्लस बी के बीच का एंगल होगा, अल्फा जो है प्लस ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा। जल्दी से नोट कर लो, दोनों चीजें मैंने लिखवा दी, दोनों हम समझ गए होंगे, अब कोई इसमें दिक्कत नहीं, आप चाहे तो ये चीज भी खुद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो। हाँ जी, चलो जी आगे का स्टार्ट कर ले जरा। क्लियर हो गई स्क्रीन, हाँ हो गई, चलो चलो, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स हो गया यहाँ तक अपना, ठीक है। अब हमें क्या चीज करनी है वो देखनी है, देखो अब हम जो है इसके इंपॉर्टेंट केसेस थे वो बताना आपको बाकी है, वो भी बता देता हूँ। 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है, और 180 डिग्री, ठीक है। इन सभी के लिए रिजल्टेंट निकालने वाले हम, जब मैग्नीट्यूड इक्वल है और एंगल उनके बीच का ये है। इसका मतलब पता क्या है, ये थीटा पता क्या चीज है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल को हम थीटा कह रहे हैं, ठीक है। एक और चीज सुन लो, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, लिख दिया मैंने, व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर सेम देन रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल्स टू आएगा 2a cos थीटा बाय 2, और वहां पे थीटा जो है वो है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके ओके, ठीक है, चल स्टार्ट कर रहे हैं, इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कर ले। अब देखो यहाँ पे r इज इक्वल टू 2a cos 0 डिग्री, ऐसे लिख लो, 0/2 0 ही रहेगा, तो cos 0 इज 1, तो यहाँ पे अपने पास मैग्नीट्यूड आता है r इज इक्वल टू 2a, ठीक है। चलो समझ गए, इस चीज को प्रूव करूंगा, 0 और 180 डिग्री वाले को प्रूव करूंगा अभी आगे, मैक्सिमम मिनिमम वाले कॉन्सेप्ट से, वो अभी आगे देखते हैं, अभी पहले इतना देखो, ठीक है। अब 60/2 कितना होता है भाई साहब, 60/2 मैं यहाँ पे सीधा पहले कर लेता हूँ, 60/2 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता है, ठीक है। 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री आता है, 120/2, ये लो मैं लिख रहा हूँ, वैसे सीधे सीधा कर सकते हैं इसको, ठीक है। 60 डिग्री लो, फिर 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू आता है 90 डिग्री। चलो अब चालू हो जाता है, सीधा सीधा करते जाएंगे, आप सीधा सीधा cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ आएगा r इज इक्वल टू 2a cos 30, हाँ cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2, लिख लो भाई, 2 से 2 काट लो तो अपने पास r इज इक्वल टू a√3 आएगा, ठीक है, ये काट लो, ठीक है। फिर 45 डिग्री भाई साहब, 45 डिग्री पे भाई 1/√2 लो, तो r इज इक्वल टू 2a इंटू 1/√2, ठीक है। एक काम करो, इस 2 को जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 इंटू 1/, ठीक है। तो इस √2 से इस √2 को काट लो तो r इज इक्वल टू a√2 आ जाएगा आपके पास, ठीक। 60 डिग्री cos 60 इज हाफ, ठीक है, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख लो r इज इक्वल टू a,
ऐसा मैंने क्यों कहा, देख लो खुद ही कर लेता हूँ मैंने। 1/2 आएगा, cos 60 इज हाफ 1/2 यानी कि 2 से 2 काट लो तो r इज इक्वल टू a आ जाएगा। 120 डिग्री वाला होना चाहिए यहाँ से। अच्छा cos 90 इज 0 हमें पता है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दो 0। cos 90 डिग्री 0 हमें पता है। चलो समझ में आ गई ये चीज। अब एक चीज देखते रहना कि जब मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो क्या कहते हैं रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो 0 डिग्री पे मिलेगा, और सबसे कम जो मिल रहा है वो 180 डिग्री पे मिल रहा है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि cos θ/2 जब मैक्सिमम होगा तब हमारे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है अपने पास क्या था, मैक्सिमम था अपने पास 1 आ रही थी वैल्यू, ठीक है ना। cos θ की वैल्यू आप भी जानते हो मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1 जा सकती है, ठीक है, हम जानते हैं चीज। अच्छा हाँ देखो cos θ की वैल्यू मैक्सिमम जाएगी +1, मिनिमम जाएगी -1, हमें ये चीज पता है, हो गया, ठीक है। लेकिन अब इतनी सी, अभी मैं सिर्फ इतनी जगह पे देख रहा हूँ 180 डिग्री तक आ रहे हैं, यानी कि θ/2 हो रहा है ना यहाँ पे, तो 90 डिग्री तक आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री रखा जाता है एंगल, तब हमको मिलता है r इज इक्वल टू 0, मतलब रिजल्टेंट यहाँ पे खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? इस चीज को अभी ये दोनों चीजें भी आगे एक्सप्लेन करता हूँ, देखते रहो, जल्दी से नोट करो। चलो अब बीच वाले ये 3 हटा रहा हूं और इन दोनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, देखते रहो। एक छोटी सी चीज पूछूंगा, कुछ भी नहीं है उसमें। ये है डस्टर अपने पास, ये रहा, ये डस्टर है, ठीक है। इसको मैं यहां से अपनी साइड खींचूंगा, ऐसे ऐसे खींचूंगा, ठीक है, खींच रहा हूं, ऐसे खींचो, लो ऐसे खींचो, ठीक है। अब ये वाला जो आता है इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। दोनों ये डस्टर छीनना चाहते हैं तो अपनी तरफ खींचेंगे। अगर ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसे 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 खींच रहे हैं, ठीक है ना, तो अब ये दोनों जो है अगर इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे होंगे, यानी कि ये भी इधर जो खींचेगा 5 न्यूटन से खींचेगा और ये भी इधर जो खींचेगा वो 5 न्यूटन से खींचेगा, तब क्या होगा? तब ये बिल्कुल रेस्ट में रहेगा, लो ऐसे रहेगा, बिल्कुल बीच में सेंटर में रहेगा। अभी मैं खींच रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ऐसे, तो ये बीच में है, अभी बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, किसी भी साइड नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक चीज देखो, एक फोर्स ऐसे है, एक फोर्स ऐसे है, एंगल क्या बना? 180 डिग्री बना। एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है, दोनों ऑपोजिट फोर्सेस है, एंगल कैसा आया? 180 डिग्री आया। समझ लिया हमने, ठीक है, 180 डिग्री आया। दूसरी चीज, दोनों 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये मूव नहीं कर रही, इसका मतलब इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स 0 है, 0 है रिजल्टेंट फोर्स। देख लो 180 डिग्री का एंगल है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो 0 रिजल्टेंट फोर्स 0, ठीक है। या फिर नॉर्मल एक एग्जांपल लेना चाहो, अब मेरा एक हाथ इधर से कोई खींचेगा, एक हाथ इधर से कोई खींचेगा, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से मेरे को खींच रहा है, तो मैं ऐसे बस ऐसे खींचता रहूंगा, ठीक है ना, ऐसे खींचता रहूंगा, ठीक है। लेकिन मेरे को कोई इधर या उधर नहीं मूव कर पाएगा। ऐसा क्यों? मैं रेस्ट में क्यों रहूंगा? इसकी ये वजह है कि फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं इस जगह पे, ठीक है, फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर पा रहे हैं। इसकी वजह क्या? बीच में 180 डिग्री का एंगल बन गया, पहली चीज। दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हमारी फुलफिल हो रही है, जिसकी वजह से कैंसिल हो रहे हैं फोर्स? मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम। चलो समझ लिया, चलो ठीक है, इसमें कुछ टाइम नहीं, लो हटा रहा हूं। अब बचता है ये वाला केस, इसको समझाने के लिए जो है मैं एक चीज करता हूं। हाँ, मैं क्या कर रहा हूं, इस हाथ से फिर से वही, इस हाथ से इधर खींचूंगा, और लेकिन इस हाथ से, एक मिनट, इस हाथ से ऐसे खींचूंगा इधर की तरफ, ठीक है, और इस हाथ से धक्का मारूंगा, ठीक है, धक्का मार रहा हूं, लो खींच रहा हूं, धक्का मार रहा हूं, यो लो ऐसे, ये धक्का मार रहा हूं, ठीक है, मैं खुद खींच भी रहा हूं और धक्का भी मार रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब इस पे ये वाले हाथ से एक पहले मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, ऐसे की तरफ पे, ऐसे, ठीक है, राइट साइड पे मैंने जो है ऐसा फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन का। फिर मैं कह रहा हूं कि मैंने 5 न्यूटन का ही और फोर्स लेके आ रहा हूं, और वो मैं कैसे लगा रहा हूं? फिर से राइट तरफ लगा रहा हूं, ऐसे, यूं, ठीक है। तो टोटल फोर्स इस पे अब आप कहोगे 10 न्यूटन का लग रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। अब एक चीज सुनो, यहाँ पे 1 न्यूटन कह रहा हूं, एक फोर्स जो है ऐसे लग रहा है, ये वाला 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस साइड लग रहा है। यही ये वाला जो हाथ है ये भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो यानी कि दोनों फोर्स उस साइड है। देखो इसका मतलब एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, ठीक है, ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है अपने पास कैसे वेक्टर बन रहे हैं भाई साहब? पैरेलल वेक्टर बन रहे हैं। लो देखो, ये एक फोर्स है, ये एक और फोर्स है, इनके बीच में एंगल क्या है? 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री एंगल अपने पास इनके बीच में, ठीक है। अब एक चीज देखें, जब 0 डिग्री का एंगल बीच में दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहाँ पे अगर एक m मास पड़ा हुआ है, अगर ये 5 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो इसको मैं सीधा सीधा ये नहीं लिख सकता m, इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है भाई सब लोग, सिंपल।
समझ में आ गई, ये चीज भी मैंने प्रूव कर दी आपको। चल नोट कर लो, मिटा दिया। चल अब भाई साहब अब आ रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज पे। इस चीज का थोड़ा मतलब अभी नहीं है, इससे अगला वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट्स वाला। आज मेरे को ज्यादा लगता है स्टार्ट कर लेंगे और खत्म नेक्स्ट लेक्चर में। चल देखते हैं भाई साहब, देखो तो अब हमें क्या किस चीज की बात करनी है, वो है मैक्सिमम और मिनिमम रिजल्टेंट की। रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा उस चीज की बात करेंगे। लिख लेते हैं रिजल्टेंट मैक्स मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, छोटी सी एक चीज पूछना चाहता हूं कि रिजल्टेंट के फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड आता है और क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड हम चेंज नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड फिक्स है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फिक्स है। अगर एक 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और एक 5 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ, ये 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन ऐसे, मतलब कि दो फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको चेंज नहीं कर सकते, इसको हम 10 न्यूटन नहीं बना सकते। ठीक है ना, हाँ ये एक काम कर सकते हैं कि हम, हो सकता है कि इसको पहले ऐसे एक बार इस पे फोर्स लगा लें किसी चीज पे, फिर हम ऐसे लगा लें, फिर हम ऐसे लगा दें, फिर हम ऐसे लगा दें। ठीक है ना, तो हम अभी मैक्सिमम और मिनिमम के अंदर पता क्या चीज का देखने वाले हैं, देख रहे हो, इसमें एंगल चेंजेस करके मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है ना, एंगल चेंज करके जो है मैं रिजल्टेंट को बदल पा रहा हूँ। एंगल चेंज करके मैं रिजल्टेंट को बदल पा रहा हूँ। जब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तब हमारे पास रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। आप कहोगे आपने तो ऐसे बोल दिया मैक्सिमम, हम कैसे मान ले? इसकी वजह यह है कि cos 0 = 1 होता है, यानी कि प्लस का 1 होता है, और हमें पता है cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यूज +1। ठीक है, अगर cos थीटा मैक्सिमम है और मैग्नीट्यूड को हम छेड़ नहीं सकते, तो इसका मतलब रिजल्टेंट मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यही अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये क्या बनेगा, cos 180 डिग्री हम लेना पड़ेगा, इनके बीच में 180 डिग्री का एंगल बना। cos 180 = होता है -1, जो कि cos थीटा की मिनिमम वैल्यू है। मैग्नीट्यूड को हम फिर से नहीं छेड़ रहे। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो है ही कांस्टेंट है, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट मिनिमम होगा 180 डिग्री पे। ठीक है, तभी आपने देखा होगा जब ऐसे हमने दोनों के दोनों वेक्टर्स को एक मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, ये 5 न्यूटन ये 5 न्यूटन 180 डिग्री पे रखा तो हमें 0 मिला रिजल्टेंट। लेकिन अगर वही हमने 5 न्यूटन ऐसे 5 न्यूटन ऐसे और ऊपर चिपका दिया, ठीक है, 0 डिग्री रखा एंगल को, तब हमको डबल मैग्नीट्यूड मिला, यानी कि 2a मिला। सबसे पहला वाला केस यहाँ समझ में आई बात? चलो बढ़िया, अब देखते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का क्या पंगा है। मैक्सिमम तब होगा जब cos थीटा +1 हो, और मिनिमम तब होगा जब cos थीटा -1 हो। और ये कब होगा, जब थीटा =180 डिग्री होगा। और ये सॉरी यहाँ पे दिक्कत आ गई, +1 आता है 0 डिग्री। ठीक है, मैं बोला सही था, वो थोड़ा यहाँ पे लिखने में गलती होती है। थीटा =180 डिग्री पे -1 होता है cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड कर लो जल्दी से। ये आएगा a² प्लस में b² प्लस में अपने पास आ जाएगा 2ab cos 0। ठीक है, cos 0, तो cos 0 की जगह +1 आ जाएगा, प्लस है और प्लस ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा इसको 2ab मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको हम एक आइडेंटिटी आपको यहाँ से याद आ गई होगी, वो क्या है, a², वो क्या है, a + b का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर आ गया r = ठीक है, a² प्लस में b² प्लस में 2ab = a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट को काट लो, r = a + b आ गया। ठीक है, ये क्या मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट ये आता है अपने पास। ठीक है, मिनिमम रिजल्टेंट यहाँ भाई देख लो कर रहे हैं, a² प्लस में b² प्लस में 2ab cos 180 डिग्री। ठीक है, cos 180 डिग्री को हम -1 लिख सकते हैं, तो अपने पास r = आएगा अंडर रूट a² प्लस में b² माइनस का 2ab आ जाएगा। क्यों माइनस है यहाँ पे भाई, देखो 2ab × -1 = -2ab, सिंपल। चल अब r इसको भी हम एक आइडेंटिटी से याद कर सकते हैं, वो क्या है, a² प्लस b² माइनस 2ab होता है a - b का होल स्क्वायर। लिख लो a - b का होल स्क्वायर ऐसे, और अंडर रूट के अंदर आएगा ऐसे। ठीक है, तो स्क्वायर से अंडर रूट काट लो, r आ जाएगा a - b। ये है मिनिमम वाली बात, ये है रिजल्टेंट मिनिमम वाली बात जब a - b हो रहा होगा। ये रिजल्टेंट मैक्सिमम वाली बात जब a + b हो रहा होगा। जल्दी से नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। चलो बस चलो हो गया। अब हम चल रहे हैं कंपोनेंट्स, या फिर जिसको आप रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स भी कहते हो। ठीक है, 2 मिनट रुकना जरा। तो चलो भाई
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल एक ले लिया जाए, आप देख लो। यहां से इस पॉइंट को मैं ए बता रहा हूं, ठीक है। यहां से मैं एक चीज को ना, या चलो एक और काम करता हूं, रुको। यहां पे एक मैं बना रहा हूं व्हील, ठीक है। इस पे मैं एक आगे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं F2, ठीक है। एक मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा हूं F2, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा अभी देखिए। इसके ऊपर ये है एक व्हील, इस पे मैंने F1 फोर्स आगे की तरफ लगाया, F2 फोर्स नीचे की तरफ लगाया। आप बड़े आराम से आप संभाल सकते हो ये चीज को और बता सकते हो ये चीज को कि रिजल्टेंट इसका कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। उसी चीज को प्रूव करने वाला देखना अभी। समझ में आ गया? ऐसे क्या कुछ ऐसे, चाहो तो इसको थोड़ा स्लो करके देख लेना, ये कुछ ऐसा गया इस जगह से ऐसे, ठीक है। चलो क्या बना देते हैं इसी बात को। पाथ कैसा बना है, इसका ऐसा बना है। समझ में आ गई ये चीज, पाथ ऐसा बना। अच्छा ठीक है, बना, ठीक है। एक और चीज बता दें, F2 जो है ना, F2 ये मैंने खुद नहीं लगाया, तो ग्रेविटी नहीं लगाया, मैंने सिर्फ F1 ही लगाया था, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं आपको जो ऐसे समझा रहा हूँ उसी को ऐसे ही समझाऊंगा, ठीक है। F1 F2 ओके। तो अगर मैं यहाँ से इस जगह पे बताना चाहूँ फोर्स कैसा होगा, रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, ऐसे की तरफ होगा एफ नेट या फिर रिजल्टेंट फोर्स या एफ रिजल्टेंट, ऐसे करके आप लिख सकते हो। इस जगह बताना चाहोगे कैसे बताओगे, ऐसे बताओगे लोग एफ नेट, ठीक है ना। तो अपने पास जो है फोर्स ऐसे इसके ऊपर लगना स्टार्ट, ऐसे लगा फोर्स, ठीक है ना। तभी जो है ऐसे मूव कर, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब एक चीज और देखना, एक चीज और देखना, अगर मैं इसके ऊपर ये कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगाते रहता ना, तो ये ऐसे नीचे की तरफ जाता ही नहीं, ठीक है। नीचे की तरफ नहीं जाता, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ऐसे चलता, स्ट्रेट लाइन एकदम, ठीक है। लेकिन अब F1 जो है, मैंने एक बार इसके ऊपर F1 लगा के छोड़ दिया और F2 इसके ऊपर लगता गया, इसलिए इसका पाथ कुछ ऐसा बना, ठीक है ना। इसका क्या मतलब होता है, F1 मैंने लगा दिया और इसको छोड़ दिया ऐसे ही, फिर उसके बाद जो F1 थोड़े टाइम के बाद जो कम तो होगा ही, तो इसका पाथ कुछ ऐसा बना इसलिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गई कि हमने एक तरीके यहाँ से प्रोजेक्टाइल मोशन करा दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये आएगा मोशन इन 2D के अंदर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल चेंज करता हूँ क्योंकि इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसको मोशन इन 2D के अंदर मैं आपको बताऊंगा, ओके चलो ठीक है। लेकिन ये चीज भी आप यहाँ इससे समझ सकते हो, मैं फिर भी बता देता हूँ, इस चीज से भी समझ सकते हो जो अभी बनाया था, लेकिन मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ देखना, ये F1 है, ये F2 है, ठीक है। और ये आगे अपने पास फिर से टक्कर, कॉन्टिन्यूअस फोर्स लगा रहा हूँ मैं, दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस फोर्स है, यानी ये F1 भी लग रहा है, F2 भी लग ही रहा है, ठीक है ना। दोनों के दोनों फोर्स लगा रहा हूँ वैसे, ठीक है। अब जब ये दोनों फोर्स लग रही है ना, तो इसका कुछ पाथ पता है कैसा होगा, ऐसा होगा। आप बोलोगे कितनी बारी बताओगे, देखो ऐसा होगा, ठीक है। ये लाइन हल्की हल्की दिखी भी रही होगी आपको, ऐसा होगा। लो बना देता हूँ, ऐसा होगा। इसको मैं कहता हूँ F रिजल्टेंट, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज, बिल्कुल बहुत छोटी सी चीज पूछूंगा कि यहाँ पे, अब मैं इस ढक्कन को देखना, इस ढक्कन को यहां से मैं जो है ऐसे चलाने वाला हूं, ऊपर की तरफ ऐसे चला रहा हूं, ठीक है, ऐसे। एक सेकंड, यानी कि इसके ऊपर मैं कुछ ऐसा फोर्स लगा रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं F डैश, या F ही ले लो यार, F ही ले लो, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि ये F रिजल्टेंट और F में क्या फर्क है, आप ये कहोगे, मैं बताऊंगा अभी क्या फर्क है। इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स ही ऐसे लगा रहा हूं मैं, ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे फोर्स लगा, ठीक है। मैंने कहा जब ये इस जगह पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया, तो इसने कुछ y के अंदर डिस्प्लेसमेंट किया है, मतलब y में भी कुछ ऊपर गया है और x में भी कुछ आगे गया। आप कहोगे ये भी आप बता चुके हो, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जरा, ठीक है ना। तो यहां से इसको मैंने चालू किया था, इस पॉइंट से, तो कितना आगे गया वो चीज देख लो, ठीक है ना। इतना ऊपर चला गया, इसको मैं कुछ y मार्क कर रहा हूँ, और इतना आगे चला गया, इसको मैं x मार्क कर रहा हूँ। आप कहोगे ठीक है, समझ गए, ठीक है ना, समझ गए। फिर अब मैं आपसे एक छोटी चीज पूछना चाहूंगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर को क्या मैं ऐसे नहीं कह सकता, वेक्टर ये ना, देखो कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स कह सकता हूँ। आप वेक्टर्स को फोर्स के तरीके से समझोगे तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा इलस्ट्रेशन, क्या कहते हैं, जो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा, इलस्ट्रेशन मेरा देना आसान हो जाएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये फोर्स जो है कैप के ऊपर लगा, तो कैप ऐसे मूव करेगी, आपने कहा हाँ करेगी, ठीक है, ये लो बना के दिखा, ऐसा मूव करवा रहा है, उसको कर रही है, ठीक है। आप कहोगे y में भी कुछ कहते हैं ऊपर गई है, x में भी आगे बढ़ी है, तो मैं पता है आपको क्या कहने वाला हूँ कि इस फोर्स का कुछ कंपोनेंट, यानी इस फोर्स का कुछ हिस्सा
इसको एक्स के अंदर आगे लेके जा रहा है। आप कहोगे हाँ सही कह रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, फोर्स का कुछ हिस्सा इसको आगे लेके जा रहा है, तभी तो इस फोर्स की वजह से ऊपर और आगे जा रही है। ठीक है, फिर आप कहोगे अब देखो, अब मैंने आपको एक चीज बताई कि ये जो है इस फोर्स का कुछ हिस्सा इसको आगे लेके जा रही है। ठीक है ना, आगे लेके जा रहा है इस कैप, ठीक है ना, ऐसे आगे लेके जा रहा है इस कैप को आगे की तरफ, कुछ हिस्सा इस फोर्स का। ठीक है, अब यहां से आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, लेकिन एक और चीज आप मेरे को आगे से बताओगे कि इस फोर्स का जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो इसको कैप को ऊपर की तरफ भी लेके जा रही है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं इसके अंदर वाई में भी ऊपर की तरफ गया ही है। तो मैं कहूंगा हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये हाँ इस फोर्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स में मेरा क्या मतलब, एक फोर्स इस फोर्स का एक जो कंपोनेंट फोर्स होगा वो वाई में क्या कहते हैं ऊपर लेके जा रहा है, मतलब इस कैप को ऊपर लेके जा रहा है। इस फोर्स का एक कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के अंदर है वो इसे ऊपर लेके जा रहा है। आप कहोगे हाँ लेके जा रहा है, लेकिन सिमिलरली ऐसे इस फोर्स का एक अपना जो है कंपोनेंट एक्स एक्सिस में है जो कि इसको आगे एक्स में भी लेके जा रहा है। ठीक है, समझ में आई ये चीज? तो इससे मैं पता क्या कह सकता हूँ, इस चीज को पता मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखना अब इस चीज को हटा रहा हूं मैं, अब ऐसे लिख सकता हूँ कि इस कैप के ऊपर ना, इस कैप के ऊपर एक ऐसा फोर्स लग रहा था, एक ऐसे फोर्स लग रहा था, एक ऐसे फोर्स लग रहा था जो कि है एफ एक्स, और एक ऐसे फोर्स लग रहा है जो कि है एफ। आप कहोगे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर हमने इस फोर्स को तोड़ा, इसमें हमने इन दोनों फोर्सेस को जोड़ा। समझ में आई बात? कंपोनेंट्स के अंदर हम फोर्स का कंपोनेंट कर रहे हैं, एडिशन के अंदर हम फोर्सेस का एडिशन कर रहे हैं, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, नेट निकाल रहे हैं, इसके हम नेट से ओरिजिनल जो सोर्स निकाल रहे हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है, तोड़ रहे हैं जोड़ रहे हैं, समझ में आ गया? ठीक है, बस यही सारा कुछ। अब इसको चाहे हटा लो, ठीक है ना, और इस चीज को समझो, इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट को हम एफ एक्स कह रहे हैं, इस फोर्स के वाई क्या कहते हैं अपने कंपोनेंट को हम एफ वाई कह रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर मैं इस फोर्स को एफ वाले फोर्स को मिटा दूं और कहूं इसके ऊपर एफ एक्स लग रहा है और एफ वाई लग रहा है, तो क्या इसका पाथ ऐसा ही होगा? हाँ ऐसा ही होगा, अभी आपको जस्ट साथ में प्रूफ किया मैंने। ठीक है ना, इसके ऊपर एफ एक्स लग रहा है और एफ वाई लग रहा है, इस फोर्स को हटा देता हूँ। ठीक है ना, लो इस फोर्स को हटा ही देता हूँ, इस फोर्स को हटा दिया। अब देखो इसके ऊपर एक एफ एक्स लग रहा है, एक एफ वाई लग रहा है, तो इसका कैसा होगा मूवमेंट? इसका जो पाथ बनेगा वो ऐसा ही जाएगा, ऊपर मूव करेगा ऐसे की तरह। ठीक है ना, ऐसे मूव करेगा ये, ऐसे, ये देखो। ठीक है ना, जैसे मैंने यहाँ बना के दिखाया, समझ में आया? अब यहां से जो मैं फिर से उसको वापस रीड्रॉ कर दूं, अब हमें बस करना क्या है, यहाँ पे छोटी सी चीज करनी है, वो क्या है, हमें एफ एक्स एफ वाई फाइंड करने हैं, एफ एक्स एफ वाई फाइंड करने हैं। आप कहोगे हाँ करने हैं, ठीक है। फाइंड करने के लिए पता हम क्या करते हैं, छोटी सी चीज करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पहले हम 2D की बात चल रही है, आदमी की समझ में आ गया होगा अभी तक। 2D की बात चल रही है, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स वाई की बात चल रही है। ठीक है, यानी कि एक्स के अंदर और वाई के अंदर अभी मोशन की बात चल रही है, उसके अंदर ही जो है हम वेक्टर्स को अभी पढ़ रहे हैं। 3D क्या हो जाएगा, जब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, यानी कि प्लस जेड और माइनस जेड को भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, वो 3D कहलाता है। ठीक है, 2D की बात चल रही है अभी। ठीक है, अगर आपको 2D समझ में आ गया, 3D अपने आप कर सकते हो, मैं ये भी बता सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो समझो, इस चीज को मिटा नहीं रहा। चलो यहाँ पे पहले देखो, यहाँ पे मैं कार्टेशियन प्लेन बना रहा हूँ ऐसे करके। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूं प्लस वाई, इसको मैं कह रहा हूं प्लस एक्स। ठीक है, ये मैंने कहा। अब जो फोर्स मैंने वहां बनाया था ना एफ वाला, जो ऐसे एफ बनाया था ऐसे करके ऊपर की तरफ, ठीक है ना, उस फोर्स को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, रेड कलर से बना रहा हूँ, देखो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, उस फोर्स को उठा के ना ओरिजिन पे लगा दूंगा। ओरिजिन पे यानी कि मैंने जो कैप था उसको ओरिजिन पे रख दिया और मैंने ऐसे फोर्स लगा लिया। ठीक है, ऐसे फोर्स मैंने लगा लिया। ठीक है, आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही किया आपने, ओके। अच्छा, अब हम एफ एक्स ढूंढना चाहते हैं, एफ एक्स ढूंढना चाहते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ पेपर है और उसके ऊपर हमें एफ एक्स या एफ वाई ढूंढने के लिए कहा जा रहा है, तो बहुत आसान है। ठीक है, आपको ये फोर्स पहले से बना हुआ मिल गया है, आपको बोला जा रहा है आप एफ एक्स एफ वाई ढूंढो, तो कुछ मत करना, सिंपल सी एक चीज करनी है। आपने क्या करना है, यहां से एक लाइन सीधी सीधी यहां से ड्रॉ कर लेना। ठीक है, ऐसे करके ड्रॉ करना, फिर यहां 0 लिखो, यहां से लेकर यहां तक ये जितने भी यूनिट्स होगा। ठीक है, लेट्स से कुछ ए यूनिट्स है, ये कुछ ए यूनिट्स है, ये अपने पास क्या आता है, एफ एक्स। समझ में आ गई बात? यानी कि एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए न्यूटन। ठीक है, यहाँ पे यूनिट्स की जगह आप चाहे तो न्यूटन लिख देना, आपकी मर्जी। ठीक है, लो मैं लिख देता हूँ ए न्यूटन। ठीक है, यानी कि आपने यहां से लेकर यहां तक जब मेजर किया तो आपको ए न्यूटन, एफ एक्स आपको मिल गया ए न्यूटन। सिमिलरली एफ वाई को ढूंढ लो,
एफ वाई कहाँ पे, इस जगह पे मिलेगा ऐसे, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे मैं बना भी देता हूँ, ये एफ एक्स के लिए मैंने बनाया। चलो हाँ एक और चीज करते हैं, ये अभी नहीं बताता, ठीक है। ये अभी जस्ट एक मिनट रुकना, इसके बाद बताऊंगा ये चीज, ठीक है। एक तरीका भी बता रहा हूँ एफ एक्स और एफ वाई को लिखने का, पहला तरीका आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे यार इसको मैं क्या कह सकता हूँ, वाई न्यूटन कह सकता हूँ, या फिर वाई नहीं, यहाँ पे बी लो, ठीक है, बी न्यूटन मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है ना। तो एफ वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी न्यूटन। अब छोटी सी एक चीज जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या मैं ए न्यूटन को एक्स यूनिट्स लिख सकता हूँ? क्या मैं एक, हाँ जी देखो, ए न्यूटन को मैं एक्स यूनिट्स लिख सकता हूँ। एक्स यूनिट्स का क्या मतलब, यहां से पहले आप 1 पे आए, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, यानी कि 5 जो है हमने 5 बक्से के बाद जो है हम इस जगह पे पहुंचते हैं। इसका मतलब 5 न्यूटन का जो है एफ एक्स होगा। ए न्यूटन कह लो, 5 न्यूटन कह लो, या फिर इजी तरीके में कहूं तो एक्स यूनिट्स। चलो देखते हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको एक्स यूनिट्स लिख सकता हूँ, इसको वाई यूनिट्स लिख सकता हूँ। लो एक्स यूनिट्स, इसको वाई यूनिट्स, समझ में आई। ये होता है पहला तरीका, जब कार्टेशियन प्लेन ग्राफ पेपर पे आपको मिल जाए और आपको ये ड्रॉ मिले, तब ये तरीका आता है, ठीक है। अब हम आते हैं जो कॉमन तरीका है, जो ज्यादा यूज होगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ये इसलिए बताया, इसमें कंफ्यूज थोड़े रहते हैं, इसलिए मैंने पहले बता दिया। अब जो आएगा वो आसान भी है और बहुत जरूरी भी है। अब देखो भाई साहब, इसको हटा रहा हूं, अब फिर से एफ एक्स एफ वाई लिखना है। कुछ नहीं करना आपने, यहां से ऊपर की तरफ में एफ वाई बना दो, ठीक है। ये इस लाइन पे बनेगा, मैं साइड पे इसलिए बनाया है, इस लाइन के ऊपर ही बनना था, मैंने साइड पे इसलिए बनाया है ताकि आपको दिख जाए, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी बता रहा हूँ, ये लाइन के ऊपर बनना था लेकिन मैं ऐसे बना एफ एक्स, ठीक है। अब जो है एक और चीज यहाँ पे बतानी हो, ठीक है। ये जो है ये एंगल हमें दिया गया थीटा, ठीक है, ये एंगल दिया गया थीटा। अब इस चीज को मैं बाहर लेके आऊंगा, देखना, इस चीज को बाहर लेके आ रहा हूँ, ले आया, ठीक है। इस चीज को बाहर ले आया, ऐसा बना कुछ एफ वाई एफ एक्स, और ये अपने पास थीटा। तीनों ही अपने पास वेक्टर है, हमें पता है तीनों ही वेक्टर है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। फर्क क्या है कि ये फोर्स जो है इन दोनों का रिजल्टेंट है। मतलब फिर से सुनना, ढंग से सुनना, एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ, यानी कि ये एफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज? ये अभी पीछे जो मैंने समझाया इतना सारा, वो इसी के लिए समझाया था, समझ में आ गई ये चीज? चल आ गई होगी, अच्छा। अब हम चाहते हैं यहाँ से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए क्या ढूंढें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए क्या चीज ढूंढें, हम क्या चीज ढूंढेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हुए, वो ये है कि हम एफ एक्स और एफ वाई ढूंढेंगे। अच्छा ठीक है, समझिए, इसको मैं एफ लिख सकता हूँ, मतलब इसकी लेंथ को मैं एफ लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ये लगाना भूल गया, मैं लगा रहा हूँ। इसकी लेंथ को मैं एफ लिख सकता हूँ, मान गए। इसकी लेंथ को मैं एफ एक्स लिख सकता हूँ, मान गए। इसको मैं एफ वाई लिख सकता हूँ, मान गए। लेंथ को हम ऐसे लिख सकते हैं। कुछ नहीं करो, एक सिंपल सा आपने काम करना है, इस एफ वाई को पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहाँ ले आओ। अब ब्लैक से बना रहा हूँ इस चीज को, इसको पैरेलल शिफ्ट करते हुए यहाँ पे ले जाओ। और एक और चीज को थोड़ा बड़ा कर लो ताकि ना सही बन जाए, नहीं तो सही नहीं बनेगा। लो ठीक है, मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं छोटा सा काम कर रहा हूँ। इस एफ वाई वेक्टर को उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, ले आऊंगा। लोग बना देते हैं यहाँ पे, ये एफ वाई वेक्टर बन गया और इसकी लेंथ है एफ, ठीक है। यहाँ से हटा देता हूँ। अब भाई साहब ढूंढो, एफ वाई चाहिए ना, एफ हमें पता है, एफ वाई फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जल्दी से पकड़ो भाई, साइन थीटा इक्वल्स टू एफ वाई बाय एफ। ओके, तो एफ वाई अपने पास क्या आएगा, एफ साइन थीटा। इसके बाद इसकी ट्रिक बताऊंगा छोटी सी, ठीक है। एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम, हमारे पास बेस है और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है, बेस फाइंड करना है, तो cos थीटा यूज करेंगे क्योंकि उसके अंदर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज होता है। चलो cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस एफ एक्स है, हाइपोटेन्यूज एफ है, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ले जाओगे तो एफ cos थीटा आ जाएगा। चलो समझ में आ गई बात, यानी कि एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ cos थीटा। चलो समझ में आया, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। बता दिया आपको मैंने, दो तरीके बताए अभी तक, कर लिया नोट।
चल अब आगे की बात सुनते हैं। चलो ये तो हो गया। अब ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, जब भी जो भी आपको एंगल मिला गया है, समझ लो आपको एक्स एक्सिस से एंगल बताया गया, एक्स एक्सिस से एंगल बताया गया थीटा, तो जब भी आप इसका थीटा में कंपोनेंट यानी एक्स वाली साइड, एंगल वाली साइड पे, यानी कि जो भी जिस साइड भी एंगल हो, ठीक है, आप उस साइड में अगर जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ है थीटा, ठीक है, तो ये वाली जो है, ठीक है, नीचे की तरफ में अब हम कंपोनेंट लेंगे पहले, क्योंकि यहाँ थीटा है, तो नीचे की तरफ जब भी एंगल की साइड वाली तरफ आप कंपोनेंट लोगे, वहां पे आप एफ कॉस थीटा का इस्तेमाल करोगे। कॉस थीटा का, जब भी एंगल के साइड वाली आप देखना चाहते हो, एंगल के साइड वाली, उसको अंदर आप कॉस थीटा का यूज करेंगे, उसके अंदर आप कॉस थीटा का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको एंगल गिवन ना हो और आपको जो ढूंढना है, ठीक है ना, जब आपको इस साइड का एंगल गिवन नहीं है और इस वाली साइड का गिवन है, तो आप क्या करोगे? जिस साइड एंगल ना हो उस साइड का ढूंढने के लिए आप क्या यूज करोगे? एफ साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब यहाँ यूज होगा, ठीक है। यहाँ एंगल नहीं था, देखो इस जगह एंगल नहीं है और इस जगह है, तो इस जगह एफ कॉस थीटा लिखोगे, इस जगह एफ साइन थीटा। ये है ट्रिक, ठीक है, ये ट्रिक है, बहुत कॉमन सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें खास, ठीक है ना। चल समझ लिया आपने ये चीज, चल ठीक है, समझ कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब नेक्स्ट चीज बताते हैं यहाँ से, पहले चलो ये नोट कर लो, ठीक है, वो चीज नोट कर लो पहले, तो नेक्स्ट चीज मैं बताऊँ। चलो भाई आगे की बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कुछ नहीं, अब हम वेक्टर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं लिखना चाहूँ एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो ऐसा लिख सकता हूँ एफ एक्स का वेक्टर प्लस में एफ वाई वेक्टर, ठीक है। और कैसे लिखा जा सकता है वो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लिख सकते हो नीचे एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, और क्या लिख सकते हो, देखो भाई एक्स में कितना ही है, एफ कॉस थीटा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है, तो आई कैप लगा देंगे, ठीक है। एफ एक्स वेक्टर को मैं लिखने लगा हूँ, क्या आएगा? एफ कॉस थीटा आई कैप, ये लिख सकता हूँ। आप कहोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सिमिलरली प्लस यहाँ पे अपने पास आ जाएगा एफ वाई के लिए एफ साइन थीटा, ऊपर की तरफ में प्लस वाई में है भाई साहब, प्लस जे आएगा इसका मतलब, तो यहाँ पे जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। तीसरा तरीका, जब कार्टेशियन प्लेन पे हो, तो मैंने आपको बताया था एक्स यूनिट्स और वाई यूनिट्स की तरह मेंशन कर सकते हैं, वही करो। यहाँ पे एक्स आई कैप लिख लो, प्लस में यहाँ पे वाई आई कैप लिख लो। एक्स क्या है? ये जितने यूनिट्स का कितना, क्या कहते हैं, एफ एक्स जितने यूनिट्स तक था वो एक्स है, और एफ वाई जितने यूनिट्स ऊपर तक था वो वाई है। सॉरी यहाँ पे देखो डायरेक्शन की गलती हुई, हाँ, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे। समझ में आ गई ये चीज? आप कहोगे हाँ आ गई, चलो ठीक है, समझ गए। अच्छा अब आपसे कोई कह दे कि आप मेरे को एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड या फिर सिर्फ एफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड यानी कि बताओ, आप कहोगे ये कैसे बताएंगे? कुछ नहीं, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाओ भाई। रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाना नहीं आता? आप कहोगे आता है। देखो भाई रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का स्क्वायर प्लस में 2 एफ एक्स एफ वाई कॉस। अब एक चीज और देखना, एक्स और वाई के बीच में हमेशा 90 डिग्री है, देख रहे हो ना, इसको उठा के इधर ले आओ, हमेशा 90 डिग्री। देखो जब यहाँ पे था वो वेक्टर, ये मैंने एफ वाई बना दिया, ठीक है, तो इनके बीच में हमेशा क्या था? 90 डिग्री था, ठीक है, तो cos 90 आएगा। cos 90 क्या होता है? आप कहोगे 0 होता है। cos 90 0 होता है, तो यहाँ से मैं ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी फिर, ठीक है, तो ये हटा ही देता हूँ, ये मैंने हटा दी। क्या आ गया? एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है ना, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट के अंदर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। एक मिनट, एक और चीज, ये मैंने जो रिजल्टेंट लिखा था ना, ये एफ एक्स प्लस में एफ वाई के लिए रिजल्टेंट लिखा था, इसी जगह पे आप एफ का मैग्नीट्यूड लिख लो, इक्वल्स टू अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस में एफ वाई का। समझ में आई? आप कहोगे ठीक है। अब लास्ट और फाइनल चीज जो बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज एक और भाई आपको पहले बता देता हूँ, मेरे को लग रहा है इसमें आपको शायद डाउट हुआ होगा, इसे, ठीक है ना। देखो अगर हमें एफ फाइंड करना है और हमें एफ एक्स एफ वाई पता है, एफ एक्स एफ वाई पता है, तो क्या पिछले वाला हिसाब किताब नहीं आ गया? ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर वाला हिसाब किताब नहीं आएगा यहाँ पे? आप कहोगे आएगा, आएगा। लो देखो ये एफ एक्स है, ये एफ वाई है, ठीक है, इसका कुछ रिजल्टेंट जो है आ रहा है वो एफ वेक्टर आ रहा है, ठीक है। लो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स आ रहा है वो एफ वेक्टर आ रहा है, जैसे यहाँ पे वही चीज यहाँ पे बनाई है, और ये कितना है? थीटा है, ठीक है।
fx और fy के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, क्योंकि ये x एक्सिस पे है y एक्सिस पे। अंडरस्टैंड, x एक्सिस पे है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे है y एक्सिस पे, बीच में 90 डिग्री आएगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं दोनों, हमें पता है चीज। चलो यहां से रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर रिजल्टेंट फोर्स। इसको एक काम करें, यहाँ पे आर वेक्टर लिख लो ऐसे, ठीक है ना, कंफ्यूज ना हो इसलिए, ठीक है। ये आर वेक्टर जो है पता क्या है, ये फोर्स, नेट फोर्स है, नेट फोर्स एडिशन करने के बाद जो आ रहा है एफ एक्स प्लस में एफ वाई इज इक्वल टू अपने पास क्या आ रहा है, नेट फोर्स आ रहा है, जिसको हम रिजल्टेंट बोल रहे हैं। लो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर यहाँ पे क्या है अपने पास एफ एक्स का स्क्वायर, प्लस में बी स्क्वायर क्या आएगा एफ वाई का स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू एफ एक्स प्लस 2 इंटू एफ एक्स एफ वाई कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री अपने पास क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए 2 इंटू एफ एक्स एफ वाई इंटू जीरो जब करोगे तो पूरी जीरो हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ प्लस में जीरो लिख लो, ठीक है। तो अब प्लस में जीरो लिखने का कोई फायदा नहीं, हटाओ, ठीक है ना। तो अपने पास मैग्नीट्यूड आपके सामने है, जैसे पीछे हमने काम किया सेम काम यहाँ पे हमने किया। चल समझ में आ गई ये चीज। अब नेक्स्ट चीज, एक और तरीका है लिखने का, वो बताने वाला हूं, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, फिर क्या कहते हैं जो तो हाँ देखो भाई साहब, एक और तरीका क्या है अपने पास, ये है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, यहीं पे लिख रहा हूं, वो भी इक्वल्स टू एफ एक्स आई कैप प्लस में एफ वाई, ठीक है, ये तरीका है। आप कहोगे तो कुछ था ही नहीं, हो गया। चलो आप देखो नेक्स्ट चीज देखो, 3D के अंदर क्या करेंगे, 3D के अंदर क्या करेंगे, ठीक है। अभी आगे एक और चीज आएगी, अगर आपको ये वाला एंगल भी दे दिया जाए और ये वाला एंगल भी, जैसे अल्फा और ये बीटा, तो क्या करोगे, ठीक है। ये चीज अभी आगे बताऊंगा, ठीक है ना, अभी बताना है, ठीक है, रहता है, क्योंकि आज 1 घंटे की लिमिट है मेरे पास, तो इसलिए आराम से कर सकते हैं। देखो सॉरी, हाँ सॉरी फोन आ गया था, फिर से जरा बीच में आ जाता, चलो ठीक है। अब देखो ऐसे ऐसे तरीकों से हम जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो चल रही है जी, सही। देखो ऐसे हम लिख सकते हैं, अगर हमसे यही यहाँ पे 3D बोल दिया जाता तो हम पता क्या करते, कुछ नहीं करते, यहाँ पे प्लस में एफ जेड वेक्टर। इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब पता क्या हुआ, यानी कि जो फोर्स था वो तीनों एक्सिस के अंदर था। अब इस चीज को बताने के लिए छोटी सी चीज करनी है, एक कोना पकड़ लो कोई सा भी, ठीक है। कोना आपके लेफ्ट साइड में देखो, कोना आपके जस्ट सामने होगा लेफ्ट साइड, ठीक है। वहां पे आपको एक राइट की तरफ जाती हुई दिखेगी, ऐसे राइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा, वो है प्लस एक्स एक्सिस, ऊपर की तरफ प्लस वाई, आगे बाहर जो आ रहा है वहां से वो है प्लस जेड। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे सबसे पहले क्या कहते हैं मार्कर उठाना है, वहां पे ऐसे लगा देना प्लस वाई एक्सिस पे, ऐसे टिकाना, ठीक है। फिर उसको जो है थोड़ा सा टिल्ट कर लेना अपनी साइड पे टिल्ट कर लेना। अब आप एक चीज नोटिस करोगे कि ये जो है ये जेड एक्सिस में भी मूवमेंट करवाएगा उस ऑब्जेक्ट की, जो भी आप मतलब इसको एक फोर्स मान लो, ठीक है। एक बॉल वहां रखी आपने, उसके ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है, उस बॉल को आपने ऐसे उठा के ला रहे हो वहां से ऐसे करके, ठीक है। तो वो अब देखो z के अंदर भी उसने कुछ मूवमेंट करी है, उसने y के अंदर भी मूवमेंट करी है, और उसने x के अंदर भी मूवमेंट करी है। समझ रहे हो इस चीज को? इस चीज को समझाने का तरीका रुको एक सेकंड। देखो भाई, इससे तो ये शो कर लेता हूँ। ये कोना है, ठीक है। ये कोना मैंने बना दिया लेफ्ट साइड पे, जैसे मैंने को दिख रहा था वहां से, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने बनाया, ठीक है। आप भी अपने लेफ्ट में जब कोना देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा, प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई। मैंने क्या बोला, ऐसे रखो पहले मार्कर को, ठीक है, या फिर जो भी आपके हाथ में पेन है, फिर उसको अपनी साइड पे ऐसे टिल्ट कर लो अपनी साइड पे, तो ये कुछ ऐसा बना, ऐसे करके बनेगा। अब एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ से एक बॉल को ऐसे लेके आ रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एक बॉल आ गई, इस जगह पे एक बॉल आ गई, इस निप की वाली जगह पे एक बॉल आ गई, ठीक है। अब यहाँ से पहले यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करो, ऐसे लाइन ड्रॉ करो। आप देखोगे इतनी आगे मूव करनी है वो प्लस एक्स एक्सिस के। फिर यहाँ से इस जगह पे इसके ऊपर एक 90 डिग्री बनाते हो एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मतलब यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर आपने गिराना है, इस जगह से यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे कि इतना हिस्सा जो है, ठीक है, ओरिजिन से लेकर इस जगह तक जो है वो आगे इस साइड में बढ़ा। सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींच लो ऐसे सीधी बिल्कुल, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन खींचो, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी वो, ठीक है। आप बोलोगे कि इतनी इसने हाइट भी ऊपर आया, इसका मतलब ये तीनों के तीनों एक्सिस के अंदर मूवमेंट इसने करी है। तीनों एक्सिस के अंदर मूवमेंट का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशनल 3D
तो वहां पे जो आप क्या करोगे, एफ जेड को भी ऐड कर लोगे, फर्क नहीं है कोई भी इसमें, ठीक है ना, एफ जेड को भी ऐड कर लोगे। सिमिलरली इस जगह पे आप प्लस एफ जेड के कैप मेंशन कर दोगे। अगर माइनस क्या कहते हैं होगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस लगा लेना अगर माइनस के कैप होता है तो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करोगे आप बोलोगे इस जगह पे क्या करेंगे, इस जगह पे क्या करेंगे ये चीज आगे अभी बताऊंगा, ठीक है। इस जगह पे ये कर सकते हो, ठीक है, प्लस में जेड के कैप, जेड यूनिट्स। अब कहोगे इसके अंदर का आपने नहीं बताया, इसके अंदर का जो है अल्फा बीटा और गामा के साथ में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, वो अभी आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को यहीं पे लिखे रहने दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अब चाहे तो इसको हटा ही लो, ठीक है। ऐसे जब हम लिखते हैं 2D में ही आता है, 3D के अंदर तब ये कर सकते हैं जब हमें एंगल की बनो। एंगल मतलब देखो भाई, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये z एक्सिस, ठीक है, समझ में आ गई। आगे चलो, अब यहाँ से आपने एक बना दिया वेक्टर, यहाँ से एक फोर्स बना दिया आपने कुछ ऐसे f वेक्टर, ठीक है, जो कि z एक्सिस से पता है कितना एंगल बन रहा है, ये वाला, ये मैं कह रहा हूँ गामा है, गामा। x एक्सिस से बना रहा है अल्फा, y एक्सिस से ये बना रहा है बीटा। अब एक चीज मैंने आपको बोली थी, एंगल के साइड में जब कंपोनेंट चाहिए हो, एंगल के साइड में जब कंपोनेंट चाहिए हो तो cos थीटा यूज होता है, ठीक है, मतलब cos क्या कहते हैं फंक्शन हम यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos यूज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप f वेक्टर को कैसे लिख सकते हो पता है, सबसे पहले x एक्सिस वाला मेंशन करना, फिर y वाला, फिर z वाला। x एक्सिस की तरफ में लिखोगे तो आपके पास मिलेगा आपको f cos अल्फा, इस साइड में देखोगे f cos अल्फा आ जाएगा, हमें पता है, हाँ सही है। प्लस एक और चीज, ये प्लस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अंदर है तो यहाँ आई कैप लगा लो, फिर प्लस। अब हमें चाहिए बाई डायरेक्शन के अंदर वाला, ठीक है, एफ बीटा। अब हम इस बार बीटा एंगल का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, बीटा एंगल। अब हमें फिर से एंगल की साइड में चाहिए, क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, एफ कॉस बीटा जे कैप, ठीक है। सिमिलरली प्लस करोगे यहाँ पे आप एफ कॉस गामा के कैप, ठीक है, यानी कि गामा वाली साइड जब लोगे तो एफ कॉस गामा के, ठीक है। यही अगर क्या कहते हैं हमें जो है सिर्फ यहाँ पे थीटा गिवन होता, ये थीटा गिवन था, ये गिवन नहीं है और ये भी गिवन नहीं, ठीक है ना। तो 2D के अंदर तो हम ये चीज पहचान सकते हैं कि यहाँ पे एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे एफ साइन थीटा आएगा, ठीक है ना। ये चीज हम 2D में कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जेड वाला नहीं ढूंढ पाओगे, इसलिए आपको ये चीज बताएंगे, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये 3D के लिए अभी बता दिया, देख लो 3D आ गया आपके पास, ठीक है ना, 3D आ गया। अच्छा, 3D में तब होगा जब अल्फा बीटा गामा तीनों होंगे, और 2D में क्या कहते हैं आप, अगर आपके पास कोई एक एंगल भी है तो काम बन जाएगा। जैसे कि अब एक अगर आपके पास थीटा है तो एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आप कर सकते हो, या फिर अगर उसमें भी अल्फा बीटा है तो उसमें भी आप सीधे सीधे कर सकते हो। यानी कि इसका क्या मतलब है कि अगर मैं ये वाली साइड ही हटा दूं, लो इसमें है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे है, दोनों के अंदर है, ठीक है, और यहाँ पे हमें बीटा दे रखा है, ठीक है, तो आपने यहाँ से हटा लो, ऐसे लिखते हैं, समझ में आई बात। एफ कॉस अल्फा, यानी कि एंगल के साइड में हमेशा हमको कॉस लेना है, ठीक है, एंगल के साइड। एक मिनट, यहाँ पे भी अल्फा लिख लो ना भाई, नहीं तो गलत कर लोगे। हाँ, अब एक और चीज बोलूं, अब देखना क्या करने वाला हूँ। आप कहोगे वाह, देखो इसका एंगल वाली साइड अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कॉस एफ कॉस अल्फा बना, ठीक है। अब देखो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एंगल नहीं है, मैं ये वाला एंगल को अभी बांध रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आप देखोगे इस साइड पे तो आपको मिलेगा एफ साइन अल्फा, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो साइन अल्फा, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है, एफ साइन बीटा आई कैप प्लस में एफ कॉस बीटा जे कैप। इसका क्या मतलब वो समझा रहा हूँ। अब हमारे पास मैं कह रहा हूँ कि बीटा है और अल्फा नहीं है, तो अब पता क्या करोगे आप, अब आप करोगे कि जब एंगल की साइड आते हैं तो कॉस थीटा यूज होता है, हमें पता है, ठीक है ना। और पहले हम एक्स वाला लिखते हैं, हमेशा पहले वाला एक्स वाला लिखते हैं, तो एक्स की तरफ देखो कोई एंगल नहीं है, ठीक है, तो साइन बीटा, साइन वाला हमने यूज किया, ये वाला एंगल आएगा, और साइन का हमने यूज किया यहाँ पर, ठीक है। और अब जब हम एफ के लिए हम जब देखेंगे एंगल की तरफ में, तब अपने पास कॉस आता है, तो एफ कॉस बीटा, ठीक है, समझ में आ गई बात, आ गई। चलो ये वाला कम से कम 2-3 बारी मैं कह रहा हूँ रिपीट करके देखोगे तो आपको ज्यादा मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा हिसाब के साथ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू, आपने अगर पूरा लेक्चर देखा हो तो। बाकी अगले लेक्चर में फिर और मैं चीजें बताऊंगा थोड़ी सी। अगले लेक्चर से जो है वेक्टर्स का जो है क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ऐसी चीजें चालू होंगी, और भी मतलब पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद होगी ये वाली, ठीक है ना। चलो थैंक यू वेरी मच, चलो।